तो मैंने ये कहा था भाई कि जब पानी कोई फोर्स लगाता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। चलो वही शूज पहन करके वो बारात में भी नाच लेंगे भाई। प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स है दैट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस। सभी लोगों को मेरा भाई प्यार और नमस्कार। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये समझ लिया था कि जो फ्लोटेशन होता है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका एक ओवरव्यू लिया था हमने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा, हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी समझ लिया था। बहरहाल उसको हमारे आने वाली वीडियो में दोबारा से एक बार को रिकैप करेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर तक में हमने ये समझ लिया था कि जो हमारा थ्रस्ट होता है वो हमेशा रिएक्शन की डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में मास निकल रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, जो उसको अपवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा हमारा थ्रस्ट। और उसके बाद हमने समझा था कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड एरिया से। इसका मतलब अगर अप्लाइड एरिया कम होगा तो लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर अप्लाइड एरिया ज्यादा होगा तो लगने वाला प्रेशर कम होगा। चलिए इसी को हम पहले एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब पार्टी में जाने की बात आती है तो जो बॉयज होते हैं ना, वो काफी कंफर्ट पसंद लोग होते हैं। हाँ बस शूज कंफर्टेबल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रबड़ हो, ज्यादा से ज्यादा सोल हो, हमारे लिए वही सबसे ज्यादा सुकून का है। और उसी के अपोजिट साइड में आती है भाई गर्ल्स। गर्ल्स को क्या है, गर्ल्स पहनेंगे एकदम पतली वाली जीन्स, एकदम पतली वाली जीन्स कि भाई साहब अगर फेंक के मार दें, मतलब मैं कुछ कहूंगा नहीं भाई, वो अपने सेफ्टी के लिए लेकर के चलती है, बहुत अच्छी बात है कि भाई पतली सी हील लेकर के चलेंगे, किसी ने बदतमीजी करे तो उठा करके सी मार दिया तो सर से खून तो निकाल ही देंगे। तो इतनी पतली जीन्स को वो लेकर के चलती हैं। लेकिन अब आप ये बताओ कि जो बॉयज होंगे वो ज्यादा कंफर्ट में होंगे या गर्ल्स जो पतली सी जीन पहन के गई है वो ज्यादा कंफर्ट में होंगे? यस, यू गॉट योर आंसर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बॉयज हैं उन्होंने अपने पैरों के नीचे जो एरिया है उसको इंक्रीज कर दिया और गर्ल्स ने उस एरिया को डिक्रीज कर दिया। इस वजह से गर्ल्स के पैर फिर जल्दी से दर्द होने लग जाते हैं। गर्ल्स समझ रहे होंगे इस बात को। और जो बॉयज होते हैं वो मस्त घंटों डांस करा लो, चाहे कितना डांस करा लो, वही शूज पहन करके वो बारात में भी नाच लेंगे, वही पहन करके वो डीजे में भी नाच लेंगे, और आफ्टर पार्टी में डांस तो उनका चलता ही रहता है ना। और गर्ल्स का जहाँ पे जो है पार्टी स्टार्ट हुई नहीं कि वो चलने बने, उनकी जो है जान निकल जाती है। तो आज से भैया गर्ल्स कोशिश ये करना है कि जितना फ्लैट शूज हो सके वो पहने और हील्स को थोड़ा सा कम पहने, वरना आपके पैरों को भी नुकसान होगा और आपकी जो चेहरे की चमक है ना वो भी पैर के दर्द की वजह से कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसी बात के साथ हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। तो हमारा न्यू टॉपिक होगा उसका नाम है प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू फ्लूइड्स। ठीक है, तो जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। तो पहले ये चीज लिख लेता हूं मैं कि जो लिक्विड है गैसेस, liquid and gases are fluids. That means that object which have the tendency to flow is called fluids. लिक्विड और गैस के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। और जब फ्लूइड्स है तो उनके पास क्या होगा? उनके पास कुछ वेग होगा। फ्लूइड्स है वेग। तो देख लेते हैं, जैसे हमारा ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। अब कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी और बेस पे भी, तीनों साइड पे वो क्या करेंगे? एक फोर्स अप्लाई करते रहेंगे। तीनों साइड पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। कौन अप्लाई करेगा? ये फ्लूइड्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स। फिर ये जो प्रेशर होता है, जो फोर्स की वजह से लगाया जा रहा है, प्रेशर exerted by the fluid, ये इक्वल होता है इन ऑल डायरेक्शन। तो जो प्रेशर है अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स है दैट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस, इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस। तो अगर यहां पे हमने इसको ले लिया h हाइट, h क्या ले लिया हमने? हाइट ले लिया, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। जितना ज्यादा पानी भरा रहेगा उसको हम बोलेंगे भाई क्या? हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अब वाटर है तो इस वाटर के पास अपनी कुछ
डेंसिटी भी होगी, वाटर के पास अपनी कुछ डेंसिटी भी होगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो होगा H रो और G के बराबर। दैट मीन्स P इज इक्वल टू H रो G, जहाँ पे H क्या है, हाइट है, रो डेंसिटी है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलिए पहले हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पाया है, दैट इज P इज इक्वल टू H रो G। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा जो मिला हुआ है दैट इज P इज इक्वल टू H रो G। और इस वाले क्वेश्चन में अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम दैट इज H इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, H इज इक्वल टू 10 मीटर एट द बॉटम ऑफ अ ट्यूब, एट द बॉटम ऑफ अ ट्यूब। तो जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है भाई, उसमें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, मतलब सेम है। ठीक है ना। अब इसमें अगर पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है हमारा, कितनी हाइट तक भरा हुआ है इसमें पानी, इसमें पानी भरा हुआ है 10 मीटर तक। और ये 10 मीटर का वाटर कॉलम इसके बॉटम पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, डायरेक्ट हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज P इज इक्वल टू H रो G। अब कहोगे सर यहाँ पे रो क्या होगा, तो भाई भरा क्या है इसके अंदर भरा है वाटर, तो डेंसिटी भी किसकी ली जाएगी, डेंसिटी ली जाएगी वाटर की, जो कि कितनी होती है, जो कि होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। H कितना दिया हुआ है हमारा 10 दिया हुआ है, रो कितना दिया हुआ है दैट इज 10 की पावर 3 और जो G है वो कितना है 10 दिया हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा क्लास, आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर इज प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काफी इजी था। इस तरीके के इजी क्वेश्चन ही क्लास 9 के लेवल पे आते हैं, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा कि सर आपने तो बहुत आसान क्वेश्चन कराया। हाँ बेटा, क्वेश्चन आसान ही लगते हैं इसमें। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ये बस एक कॉन्सेप्ट है, उस टॉपिक को समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द हाइट, डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हमारा अपथ्रस्ट क्या होता है और अपथ्रस्ट किस तरीके से अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, कहां पर अप्लाई होता है। ओके, लेट्स गो। सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि जैसे आपने एक टब लिया हमने और उसमें भर दिया भाई वाटर, वो वाटर से भरा हुआ है टब हमारा, और इस वाटर के अंदर अब आपने एक बॉटल को इंसर्ट कराया। ठीक है, एक बॉटल को इंसर्ट कराया। ठीक है। अब ये बॉटल अभी क्या है, अभी बॉटल ये खाली है एकदम और यहां से क्लोज्ड है। ये क्या है भाई, क्लोज्ड है। ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे को एक फोर्स अप्लाई करना शुरू करोगे और आप देखोगे जैसे जैसे आप वो बॉटल को नीचे पुश कर रहे हो आपको ऐसा फील होता है कि नीचे से भी हमें एक रिएक्शन फोर्स फील हो रहा है, फील होता है ऑब्वियसली। अब वो रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा, अब वो रिएक्शन फोर्स लगाता है यही वाटर जिसमें आप इस बॉटल को इंसर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है ना। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि व्हाट इज द अपथ्रस्ट फोर्स, दिस इज द फोर्स applied by the water, this is the force applied by the water। अच्छा, किस पे अप्लाई हो रहा है, applied by the water on the object, on the object। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारी बॉटल, और ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, उतना ही फोर्स अप्लाई होगा जितना पार्ट क्या है, इमर्ज्ड है, जितना पार्ट उसके अंदर आ चुका है या डूब चुका है। ठीक है ना, जितना पार्ट उसका इमर्ज्ड है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो पार्शियली इमर्ज पे भी फोर्स लगाएगा और फुल्ली इमर्ज पे भी फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा वो हम मैग्नीट्यूड उसका आगे जान लेंगे, बट डायरेक्शन हमारी हमेशा क्या रहेगी, डायरेक्शन विल बी ऑलवेज अपवर्ड, डायरेक्शन विल बी ऑलवेज अपवर्ड। तो मैंने ये कहा था भाई कि जब पानी कोई फोर्स लगाता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, और जो पानी फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। और इसी फोर्स का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बायएंट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं
बायंट फोर्स, बायंट फोर्स कहते हैं। और फिर यहीं पे एक टर्म आता है हमारा बायंसी। सर ये आखिर बायंसी क्या होता है? तो बायंसी इज द टेंडेंसी, बायंसी इज द टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी भाई? टेंडेंसी ऑफ वाटर, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू अप्लाई द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड। क्लियर हो गया भाई? बायंसी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू अप्लाई द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। ठीक। और बायंट फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जितना पानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे जो कि इमर्स हो रहा है। क्लियर भाई? अब इसमें क्या होगा, अब आप इस पे फोर्स जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको फिर फोर्स फील होने लग जाता है। और जिस पॉइंट पर आपने इस बॉटल पे फोर्स लगाना क्या कर दिया? जीरो कर दिया। जैसे फोर्स आपने जीरो कर दिया, जिस कंडीशन में आपने फोर्स जीरो कर दिया, ये जो अपवर्ड वाला फोर्स है, अगर इसको हमने जीरो कर दिया तब क्या होगा भाई? तब उस पॉइंट पे ये वाला फोर्स को क्या करेगा? इसको ऊपर के डायरेक्शन में क्या कर देगा? पुश कर देगा, ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर देगा। और वही पुश आपको फील होता रहता है और वो पुश कौन अप्लाई कर रहा होता है? वाटर। ठीक है, तो वही अपथ्रस्ट फोर्स जो वाटर अप्लाई करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड। क्लियर हो गई इतनी सी बात? चलिए इसको आगे से और अच्छे समझते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने ले लिया है m। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अब इस ऑब्जेक्ट के खुद के मास की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी वेट व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड व्हिच विल बी इक्वल टू द mg। क्लियर? एंड द फोर्स that is acting upward by the water, that force is upthrust force, that force is upthrust force। तो उसको मैं force u से डिनोट कर देता हूँ। upthrust force which is acting in the upward direction on the object which is immersed inside the fluid। so जो weight है इसी के बराबर क्या लगेगा? इसी के बराबर लगेगा upthrust force। तो ये जो वेट होगा ये बराबर होगा किसके? अपथ्रस्ट फोर्स के। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर के रुक गया है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर के रुक गया है, मतलब किस पे आ गया है? किस पोजीशन पे आ गया भाई? रेस्ट पे आ गया है। तो उस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग जानते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा। तो वेट किसके बराबर होता है भाई? mg के। ठीक है, वेट किसके बराबर होता है? mg के। और ये जो m होगा ये किसके बराबर होगा? तो डेंसिटी में भी हमने ये पढ़ा था कि जो मास होता है वो बराबर होता है रो टाइम्स वॉल्यूम के बराबर g के। दैट मींस जो अपथ्रस्ट फोर्स बन गया हमारा वो होगा v रो और g के, v रो और g के। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये डिपेंड करता है पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड, जो कि डूबा हुआ है। अगर पूरा ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो उसका हम फुल वॉल्यूम लेंगे, अगर हाफ ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो हम उसका हाफ वॉल्यूम लेंगे। आगे क्वेश्चंस में हम इसको और अच्छे समझेंगे। और ये जो डेंसिटी होगी ये डेंसिटी किसकी होगी? डेंसिटी किसकी होगी? जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? फ्लूइड। तो ये भी डेंसिटी किसकी होगी? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। और तीसरी चीज क्या हो जाती है हमारी? g। किस पे डिपेंड करेगा भाई? g पे डिपेंड करेगा। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें एक फैक्टर जो इस फॉर्मूले में हमें नहीं शो कर रहा है वो है टेम्परेचर का। तो उस बात को भी हम समझ लेते हैं भाई कि टेम्परेचर का आखिर क्या रोल है। तो टेम्परेचर के साथ जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो इनवर्स रिलेशन रखता है। कैसा रखता है भाई? इनवर्स रिलेशन रखता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रखते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
कि जब आप पानी को बॉईल करते हो तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है और गैस का वॉल्यूम जो है वाटर से ज़्यादा होता है, ये बात आपको मालूम है। इसका मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी और जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका अपथ्रस्ट फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से जो टेम्परेचर है वो अपथ्रस्ट फोर्स के साथ कैसा रिलेशन रखता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना। तो एक बार हम वापस से इस अपथ्रस्ट फोर्स को कंप्लीट समझ लेते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फ्लूइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, acceleration due to gravity and the temperature. When you increase the temperature, volume will increase and hence the density will decrease, and when the density is decreased the upthrust force will also get decreased. समझ में आएगा ये बात? चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको आगे समझते हैं फटाफट। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू सरफेस ऑफ वाटर। हमने जो बॉटल वाला एग्जांपल लिया था वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका आंसर आप समझते भी होंगे, नहीं समझते तो जान लीजिए कि क्या होता है कि जब आपने प्लास्टिक के बॉटल को वाटर के अंदर रिलीज किया तो जो बॉटल है उसका जो वेट होगा दैट इज W इज इक्वल टू mg, वो डाउनवर्ड वर्क करेगा और जो वाटर होगा इसकी वजह से लगने वाला फोर्स दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स वो किधर वर्क करेगा भाई, वो वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तब क्या होता है भाई, जो यहाँ पे वेट है इस वेट से ये जो लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स है हमारा Fu, ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा, Fu इज ग्रेटर देन W। जिस कंडीशन में ये अपथ्रस्ट फोर्स वेट से ज्यादा होगा उस कंडीशन में ये जो बॉटल है ये हमेशा ऊपर साइड सरफेस में ही फ्लोट करती रहेगी और नीचे डिप नहीं करेगी। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। ओके बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, आप लोग इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद सोचिए कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको किस किस फॉर्मूले का और कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, प्लीज सोच लीजिए, मैं उसके लिए तब तक पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कैन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ठीक, प्लेस्ड वर्टिकली इन अ टैंक ऑफ वाटर। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि एक टैंक है वाटर का जिसके अंदर एक कैन रखा गया है जिसका शेप कैसा बताया गया, जिसका शेप बताया गया हमारा सिलेंड्रिकल बताया गया, ठीक है ना। अब उस कैन की हाइट कितनी है, उस कैन की हाइट गिवन है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और जो कि पानी के लेवल से कितना नीचे है भाई, पानी के लेवल से ये 10 सेंटीमीटर नीचे है, पानी के लेवल से ये 10 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। उसका बेस एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। अब ये जो सिलेंडर है ये भी किससे भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है, मतलब कैन जो है वो भी पूरा पानी से भरा हुआ है। और कैसा रखा गया भाई, वर्टिकली रखा गया, तो हमने वर्टिकली इसको चुपचाप ऐसा रख दिया। अब आपसे बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इफ द कैन इज एट 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। आपको फाइंड करना है कि प्रेशर कितना लगेगा इस पॉइंट पर, प्रेशर एट बॉटम, और फाइंड करना है प्रेशर एट द टॉप, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर एट द टॉप। और थर्ड पूछ रहा है कि फाइंड द अपथ्रस्ट। अब इस पे आपको फाइंड करना है कि जो वाटर फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वो भी कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार को अच्छे से अपने आप लोग सब लोग ट्राई कर लीजिए। आई होप सो कि आप लोगों ने वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे होगा। तो पहले आपको फाइंड करना है प्रेशर एट दी बॉटम, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला देखो भाई क्या है, P इज इक्वल टू H रो G। तो फर्स्ट पार्ट P एट B दैट इज H रो G। तो भाई H क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो वाटर कॉलम का हाइट कितना है, खुद ऑब्जेक्ट का 30 और पानी से कितना नीचे 10, तो हाइट कितनी हो जाएगी 10 प्लस 30। और
और ये है किसमें दोनों सेंटीमीटर में है, तो इसको तुरंत हम चेंज करेंगे मीटर में, तो अपॉन 100 कर दिया, मल्टीप्लाई विद डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 10 टू द पावर 3 और जी कितना है 10 है, तो दो जीरो, एक इसका जीरो और एक इसका जीरो कम हो गया, तो कितना बच गया ये 4 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, आ गया इतना सबका, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रेशर एट द टॉप कितना होगा, उसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एच रो जी। हाइट कितने है ऊपर से 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 1000 इंटू 10, आंसर कितना आ जाएगा, ये दो जीरो उड़ गए भाई इसके, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 10 टू द पावर 3 पास्कल। अब थर्ड पार्ट बचता है, थर्ड पार्ट ये थोड़ा सा आपको सोचने वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स फाइंड करना है और उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना पार्ट इमर्स्ड है, फॉर्मूला क्या है V रो G, और V क्या है वॉल्यूम ऑफ द पार्ट दैट इज इमर्स्ड, और तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सिलेंडर का, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, F U इज इक्वल टू वॉल्यूम दैट इज A इंटू हाइट। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, इस सर्कल का एरिया क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो सिलेंडर है हमारा ये कैसा है भाई, वो बेस एरिया दिया हुआ है उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हो गया कितना, पहले फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, तो एरिया हो गया इसका 100 किसका स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर 4 अपॉन में आ जाएगी, किसकी वजह से, मीटर स्क्वायर में जब आप इसको चेंज करोगे, और h कितनी है इसकी, हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर, तो 30 अपॉन कर देंगे 100 मीटर में चेंज करने के लिए, फिर रो की वैल्यू कितनी होगी भाई 1000 और जी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10 हो गई। क्लियर, कोई डाउट नहीं, चलो इसको हमने क्लियर कर, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 4 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ गया 30 और 4 से इस वजह से आंसर कितना आ गया 30 न्यूटन आ गया। चलिए कोई डाउट इस बात पे नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हो गए हमारे प्रेशर और अपथ्रस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अगर कुछ आपको डाउट है तो भाई कमेंट में जरूर पूछ लेना, शर्माने वाली बात कोई नहीं है, और मैंने भी अभी सीखना और इन वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट ही किया है, मैं भी कुछ सीखता चलूंगा और आप भी मुझे कुछ सिखाते चलिएगा, ठीक है, और भी कोई अगर डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक बार छोटा सा हम रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है तो आप उसको वहां से भी देख सकते हो, ठीक है, कुछ उसके एप्लीकेशंस पे हम फोकस करेंगे और इस चैप्टर को लास्ट वीडियो में हम एंड करेंगे, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, लोगों से सीखते रहो और सबको सिखाते रहो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।